नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के कुछ बहुत ही अहम युद्धों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। वो युद्ध जिन्होंने समय के साथ सत्ता के मायने और उसकी दिशा ही बदल दी। बिल्कुल। हमारे पास माइलस्टोन्स ऑफ इंडियन हिस्टोरिकल वॉर्स नाम के दस्तावेज से कुछ खास पॉइंट्स हैं। हाँ, ये हमें उन टकरावों की एक झलक देंगे। और हमारा इरादा, जैसा हम हमेशा करते हैं, सिर्फ तारीखें या नाम रटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कोशिश करेंगे कि इस दस्तावेज में जो जानकारी है, जैसे कौन लड़ा, कब, नतीजा क्या रहा, उसके जरिए उन बड़े बदलावों को समझें। हाँ, कि ये सिर्फ लड़ाइयाँ थीं या इतिहास के कोई बड़े मोड़ साबित हुए। सही कहा। इसी को समझने की कोशिश रहेगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं तराइन के युद्धों से। हाँ, तराइन। दस्तावेज में पहले युद्ध की तारीख है 1191 ईस्वी। 1191। और दस्तावेज ठीक इसके बाद तराइन के दूसरे युद्ध का जिक्र करता है। जी, और उसमें मोहम्मद गोरी की जीत बताई गई है। ये थोड़ा दिलचस्प है कि पहले की सिर्फ तारीख दी और दूसरे के विजेता का नाम। ऐसा क्यों लगता है? क्या स्रोत दूसरे युद्ध को ज्यादा जरूरी मान रहा है? शायद, हो सकता है। ऐसा लगता है कि 1191 में जो हुआ वो शायद एक कह सकते हैं अस्थायी स्थिति थी, अच्छा। और जो असल बदलाव आया वो दूसरे युद्ध के बाद जब गोरी जीता। तो इस जीत का मतलब क्या रहा होगा? इस दस्तावेज के हिसाब से क्या अंदाजा लगता है? देखिए, स्रोत सीधे सीधे तो इसकी व्याख्या नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ गोरी की जीत का जिक्र करना ही बताता है कि ये मामूली बात नहीं थी। ये शायद उत्तर भारत में सत्ता के एक नए केंद्र के उभरने का इशारा था। गोरी की जीत ने बाहरी ताकतों के लिए दिल्ली और आसपास के इलाकों पर कब्जे का रास्ता खोल दिया, जिसका असर फिर लंबे समय तक रहा होगा। बिल्कुल, कई सदियों तक। ये एक तरह से एक बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत थी। ये वाकई एक बड़ा मोड़ लगता है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं मुगल दौर की तरफ। जी। दस्तावेज हमें पानीपत के पहले युद्ध पर लाता है। तारीख है 1526 ईस्वी। 1526, ये तारीख तो खैर भारतीय इतिहास में बहुत अहम मानी जाती है। हाँ, बहुत ज्यादा। दस्तावेज इसे बाबर के आने से जोड़ता है, लेकिन सिर्फ तारीख जानना काफी नहीं। ये वो साल है जब मध्य एशिया से आई एक नई ताकत बाबर दिल्ली सल्तनत की, जो थोड़ी कमजोर पड़ चुकी थी, हाँ, उसको चुनौती देता है और कामयाब होता है। और इसी से जुड़ा हुआ दस्तावेज खानवा के युद्ध का भी जिक्र करता है और साफ कहता है कि इसमें बाबर जीता। हाँ, पानीपत के फौरन बाद ये दूसरी बड़ी जीत। तो इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन बनता है? स्रोत क्या इशारा कर रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर हम स्रोत के इन दो तथ्यों को जोड़ें, पानीपत 1526 और फिर खानवा में बाबर की जीत, तो एक पैटर्न दिखता है। कैसा पैटर्न? पानीपत ने बाबर को दिल्ली और आगरा तक तो पहुंचा दिया, लेकिन उसकी सत्ता अभी भी पूरी तरह जमी नहीं थी। अच्छा। खानवा के युद्ध, जो राजपूतों के खिलाफ था, उसने उत्तर भारत में बाबर के दबदबे को पक्का किया। पहले राजधानी पर कब्जा, फिर क्षेत्रीय चुनौती का सामना। बिल्कुल। तो दस्तावेज शायद इन दोनों का जिक्र करके ये बता रहा है कि मुगल साम्राज्य की नींव सिर्फ एक जीत से नहीं, बल्कि इन दो बड़ी और निर्णायक जीतों से पड़ी। ये तो काफी सोची समझी रणनीति लगती है। हाँ, ऐसा ही लगता है। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं लगता। ये बाबर की सैन्य कुशलता और राजनीतिक समझ का भी सबूत है, जैसा इन तथ्यों से समझ आता है। चलिए मुगल काल में थोड़ा और आगे चलते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध। हाँ, हल्दी घाटी। दस्तावेज कहता है ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया। इसके बारे में स्रोत क्या खास बताता है? दिलचस्प बात यह है कि स्रोत यहाँ सीधे तौर पर विजेता या नतीजे पर जोर नहीं दे रहा। अच्छा। आज सिर्फ पार्टियों का नाम ले रहा है, महाराणा प्रताप और अकबर। ये अपने आप में शायद कुछ कहता है। क्या मतलब है? हल्दी घाटी का युद्ध हाँ। अक्सर अपनी सैन्य हार जीत से ज्यादा उसके एक सिंबॉलिक, एक प्रतीकात्मक महत्व के लिए ज्यादा जाना जाता है। प्रतीकात्मक महत्व कैसा? देखिए, दस्तावेज सीधे शब्द नहीं दे रहा, पर प्रताप बनाम अकबर का जिक्र आते ही जो बात दिमाग में आती है वो है एक बहुत बड़े स्थापित साम्राज्य, यानी अकबर का मुगल साम्राज्य। हाँ। और दूसरी तरफ एक क्षेत्रीय शक्ति, मेवाड़ के महाराणा प्रताप।
इनके बीच की वो स्वाभिमान और आजादी की लड़ाई, भले ही लड़ाई का नतीजा मैदान में कुछ भी रहा हो, पर प्रताप का लंबे समय तक मुगल सत्ता को चुनौती देना, उनकी अधीनता न मानना, ये अपने आप में प्रतिरोध का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन गया। स्रोत शायद इसी ऐतिहासिक गूंज की तरफ इशारा कर रहा है। यानी ये जमीन से ज्यादा शायद उसूलों की लड़ाई के तौर पर याद रखा गया। ये दिलचस्प है कि स्रोत नतीजे के बजाय सिर्फ किरदारों पर फोकस कर रहा है। हाँ, कभी कभी इतिहास में कौन लड़ा ये ज्यादा मायने रखता है कि नतीजा क्या हुआ, खासकर जब बात प्रेरणा और विरासत की हो। सही बात। अब हम उस दौर की तरफ आते हैं जब यूरोपीय ताकतें भारत के तटों पर दस्तक दे रही थीं। जी, अंग्रेजों का दौर। दस्तावेज में प्लासी के युद्ध का जिक्र है और बताया गया है कि इसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्लासी 1757। हालांकि स्रोत ने साल नहीं बताया, पर रॉबर्ट क्लाइव का नाम लेना ही काफी कुछ कह देता है। हाँ, क्लाइव का नाम तो बहुत बड़ा है इस संदर्भ में। बिल्कुल, क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी के उस महत्वाकांक्षी चेहरे का प्रतीक है जो सिर्फ व्यापार करने नहीं आए थे। प्लासी की लड़ाई, जैसा स्रोत क्लाइव के नेतृत्व को हाईलाइट करके इशारा कर रहा है, वो घटना थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में सिर्फ एक व्यापारिक कोठी से उठाकर सीधे एक राजनीतिक ताकत बना दिया। यहीं से शुरुआत हुई। हाँ, ये वो पल था जब कंपनी ने नवाब बनाने और हटाने की ताकत हासिल कर ली। और इसके कुछ ही साल बाद दस्तावेज बक्सर के युद्ध की तारीख बताता है 1764 ईस्वी। 1764। क्या ये प्लासी का ही अगला कदम था? इसे प्लासी का अगला और शायद ज्यादा मजबूत कदम कहना चाहिए। अच्छा, कैसे? अगर प्लासी ने दरवाजा खोला था तो बक्सर ने उस पर कंपनी का ताला लगा दिया। स्रोत 1764 की तारीख देकर इसकी अहमियत बता रहा है। प्लासी में जहां साजिश और धोखे का बड़ा रोल था, हाँ, कहा जाता है, वहीं बक्सर एक सीधी सैन्य जीत थी। इसमें कंपनी ने सिर्फ बंगाल के नवाब को नहीं हराया, तो फिर बल्कि अवध के नवाब और यहाँ तक कि मुगल बादशाह की मिलीजुली सेना को हराया। अरे, मुगल बादशाह की सेना को? ये तो बहुत बड़ी बात हुई होगी। बहुत बड़ी बात। और इसी जीत के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी मिली, यानी टैक्स वसूलने का हक। ओहो। दस्तावेज में सिर्फ तारीख है, लेकिन ये तारीख भारत में ब्रिटिश शासन की असल शुरुआत का निशान है। व्यापार करने आई कंपनी अब शासक बनने की राह पर थी। तो प्लासी और बक्सर, इन दो युद्धों ने मिलकर, जैसा कि स्रोत से लग रहा है, सिर्फ 15 साल के अंदर ही भारत में सत्ता का पूरा खेल बदल दिया। बिल्कुल, ये वो नींव के पत्थर थे जिन पर अगले लगभग 200 साल टिकने वाले ब्रिटिश साम्राज्य की इमारत खड़ी होनी थी। कंपनी अब सिर्फ मुनाफा कमाने वाली संस्था नहीं रही, वो भारत की किस्मत का फैसला करने वाली ताकत बन गई थी। इसके बाद दस्तावेज हमें 19वीं सदी में ले जाता है, सिंध का युद्ध। जी, यहाँ बताया गया है कि यह अंग्रेजों और सिंध के तालपुर वंश के शासकों के बीच हुआ। ये किस बड़े ट्रेंड का हिस्सा लगता है? सिंध का युद्ध जो 1840 के दशक में हुआ, ये ब्रिटिश विस्तारवाद के अगले चरण को दिखाता है। स्रोत हमें दोनों पक्ष बता रहा है, अंग्रेज और तालपुर शासक। प्लासी और बक्सर के बाद कंपनी ने अपनी जड़ें जमा ली थी। अब वो अपने साम्राज्य को और फैलाने और उसे महफूज करने में लगी थी। सिंध पर कब्जा करना रणनीतिक रूप से बहुत अहम था। किस लिहाज से? अफगानिस्तान और मध्य एशिया पर नजर रखने के लिए, और पंजाब में जो सिख साम्राज्य था उस पर दबाव बनाने के लिए भी। अच्छा। ये दिखाता है कि अंग्रेज अब सिर्फ बंगाल तक ही नहीं रहना चाहते थे, वे पूरे उपमहाद्वीप पर अपना कंट्रोल चाहते थे। और इसी कड़ी में एक और युद्ध का जिक्र है, पिंडारी युद्ध। हाँ, पिंडारी युद्ध, जो 1817-18 के दौरान हुआ। पिंडारी कौन थे और ये युद्ध क्यों अहम था, जैसा स्रोत से लगता है? दस्तावेज साल बताता है 1817-18। पिंडारी असर में अनियमित लड़ाके थे, अक्सर मराठा सरदारों की सेनाओं के साथ होते थे और मध्य भारत में काफी सक्रिय थे। अंग्रेजों ने उन्हें कानून व्यवस्था के लिए खतरा बताया, लेकिन असल मकसद शायद मध्य भारत पर अपना सीधा नियंत्रण बढ़ाना था और मराठा शक्ति का जो बचा खुचा असर था उसे खत्म करना था। तो क्या पिंडारी युद्ध एक तरह से मराठा शक्ति के लिए आखिरी झटका जैसा था? हाँ, कह सकते हैं। इस युद्ध के बहाने अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन चलाया। इसने न सिर्फ पिंडारियों का सफाया किया, बल्कि कई मराठा रियासतों को भी या तो सीधे अपने कंट्रोल में ले लिया या फिर सहायक संधि मानने पर मजबूर कर दिया। अच्छा।
स्रोत इस युद्ध का जिक्र करके शायद ये दिखा रहा है कि 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश सत्ता कितनी तेजी से पुरानी भारतीय ताकतों की जगह ले रही थी और पूरे मध्य भारत पर अपना दबदबा बना रही थी। तो सिंध और पिंडारी युद्ध, ये दोनों मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं कि कैसे अंग्रेज धीरे धीरे पूरे भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहे थे। हाँ, ये वो दौर था जब अंग्रेज सिर्फ बाहरी ताकतों से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि भारत के अंदर जो अलग अलग ताकतें थीं उन्हें भी या तो अपने अधीन ला रहे थे या फिर खत्म कर रहे थे। बक्सर के लगभग 50-60 साल बाद अंग्रेज भारत के निर्विवाद शासक बनने की ओर बढ़ चुके थे। तो चलिए, आज हमने जिन युद्धों पर बात की उनका एक सार देख लेते हैं। हमने तराइन के युद्धों से शुरुआत की। हाँ, 1191 का पहला युद्ध और फिर दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत, जिसने उत्तर भारत में सत्ता परिवर्तन का संकेत दिया। फिर हमने मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले युद्ध देखे, पानीपत 1526 में और खानवा, दोनों में बाबर की जीत हुई। जी, और हल्दी घाटी का युद्ध जो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच प्रतिरोध का प्रतीक बना। उसके बाद हमने देखा कि कैसे प्लासी, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में और फिर बक्सर 1764 में इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक इकाई से एक बड़ी राजनीतिक शक्ति बना दिया। और इसी ने भारत में ब्रिटिश राज की नींव डाली। बिल्कुल। और अंत में हमने सिंध के युद्ध जो अंग्रेज और तालपुर शासकों के बीच हुआ और पिंडारी युद्ध 1817-1818 इन पर नजर डाली। हाँ, जो 19वीं सदी में ब्रिटिश सत्ता के और विस्तार और उसके सुदृढ़ीकरण को दर्शाते हैं। इस पूरी चर्चा से ये तो साफ है कि ये सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं थीं, ये इतिहास के वो अहम मोड़ थे जिन्होंने अलग अलग समय पर सत्ता के समीकरणों को पूरी तरह से बदला। बिल्कुल सही। हर युद्ध के बाद राजनीतिक, सामाजिक और यहाँ तक कि सांस्कृतिक माहौल में भी गहरे बदलाव आए। ये सिर्फ सेनाओं की हार जीत नहीं थी, ये विचारों की, व्यवस्थाओं की और भविष्य की दिशा तय करने की लड़ाई भी थी। इन दस्तावेजों में जो युद्ध और उनके नतीजे दर्ज हैं, चाहे वो गोरी की जीत हो, बाबर का आना हो या फिर अंग्रेजों का धीरे धीरे पूरे उपमहाद्वीप पर छा जाना हो, ये सोचने वाली बात है कि सत्ता का ये जो चक्र है, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना, हाँ, इसने भारतीय उपमहाद्वीप के जो लंबे समय का स्वरूप है और उसकी जो जटिल पहचान है उसको कैसे गढ़ा होगा। ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है। स्रोत हमें घटनाओं की एक श्रृंखला दिखाता है, गोरी, बाबर, क्लाइव और फिर पूरी ब्रिटिश सत्ता। हर बदलाव अपने साथ एक नया दौर लाया। सही। सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, फिर औपनिवेशिक शासन, हर दौर ने अपनी छाप छोड़ी, पुरानी संरचनाओं को तोड़ा, नई बनाई। इन युद्धों के जरिए सत्ता का बदलना सिर्फ शासकों का बदलना नहीं था। इसने समाज, अर्थव्यवस्था, कानून और यहाँ तक कि लोगों की सोच को भी प्रभावित किया। ये सोचना जरूरी है कि इन लगातार बदलावों की विरासत क्या है। क्या इन अलग अलग जीतों और हारों के अनुभवों ने ही भारतीय उपमहाद्वीप को वो बहुरंगी और जटिल पहचान दी है जिसे हम आज देखते हैं? ये युद्ध सिर्फ अतीत की कहानियां नहीं है। नहीं है। ये हमारे वर्तमान की नींव के पत्थर भी हैं।